हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर और करंट अफेयर्स में आज हम लोग देखेंगे जो भी हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न बन सकते हैं। करंट से जुड़े समसामयिक घटनाओं से जुड़े जो भी प्रश्न बन सकते हैं हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट यानी कि मिट्टी के विशेषज्ञ को विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 मिला है? तो इनका नाम है डॉक्टर रतन लाल। तो अभी हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर रतन लाल जो भारतीय मूल के हैं डॉक्टर रतन लाल, उनको अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट यानी मिट्टी के विशेषज्ञ को विश्व का खाद्य पुरस्कार या विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 मिला है। तो अभी हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार किन्हें दिया गया है? डॉक्टर रतन लाल को दिया गया। और ये क्या है? भारतीय मूल के अमेरिकी मिट्टी के विशेषज्ञ हैं। देखिए जो रतन लाल है इन्होंने 50,000 करोड़ किसानों की मदद कर चुके हैं। और देखिए जो इनकी तकनीकी है, जो इन्होंने जो तकनीकी विकसित किया है, इस तकनीकी से क्या होगा कि जो जलवायु परिवर्तन होगा वह कम होगा। जलवायु परिवर्तन क्या होगा? इनकी तकनीकी से अगर किसान खेती करते हैं तो क्या होगा? जलवायु परिवर्तन भी कम होगा। और इस अवार्ड के लिए अमेरिका के जो वर्तमान में अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री माइक पोम्पियो, तो अमेरिका के रक्षा मंत्री माइक पोम्पियो ने डॉक्टर रतन लाल को इस पुरस्कार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 की प्राप्ति के लिए इन्हें बधाई दी। अमेरिका के रक्षा मंत्री माइक पोम्पियो ने। देखिए जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इसकी बात कर लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड अवार्ड, विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए जो आपका विश्व खाद्य पुरस्कार अभी पता चला कि 2020 में किसे दिया गया है? डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये क्या है? मिट्टी के विशेषज्ञ हैं और इन्होंने कई हजार करोड़ लोगों किसानों क्या किए अपने तरीके से मदद की, और जो इनकी तकनीकी है उससे क्या होगा? जलवायु परिवर्तन भी कम होगा। देखिए जो विश्व खाद्य पुरस्कार है, विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना 1986 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में की गई थी। वो भी किसके द्वारा की गई थी? नॉर्मन बोरलाग। विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना 1986 में नॉर्मन बोरलाग के द्वारा की गई थी। नॉर्मन बोरलाग कौन है? तो ये आपके शांति नोबेल का पुरस्कार इन्होंने जीत चुके हैं। ये जो नॉर्मन बोरलाग है ये क्या है? शांति नोबेल पुरस्कार के विजेता भी रह चुके हैं। तो इसकी स्थापना विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलाग ने की थी। और जो ये आपका पुरस्कार है यह दिया कब गया था, मतलब पहली बार कब दिया गया था, स्टार्ट कब हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1987 में, स्थापना 86। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यह जो पुरस्कार है यह पहली बार किसे दिया गया था? तो विश्व खाद्य पुरस्कार पहली बार भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया था। तो देखिए जो नॉर्मन बोरलाग इन्होंने क्या किया? 1986 में स्थापना की विश्व खाद्य पुरस्कार की। और यह दिया कब गया? 1987 में पहली बार दिया गया। और पहली बार किसे दिया गया? एक भारतीय व्यक्ति को ही दिया गया, जिनको हम क्या कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित क्रांति का जनक कहते हैं। हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और पहली बार जो विश्व खाद्य पुरस्कार है किसे दिया गया था? एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न है एथलीट गोमती मारी मुथु पर एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है। तो जो आपकी एथलीट है यहाँ पर एथलीट गोमती मारी मुथु, इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का या 4 साल का इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? तो डोप टेस्ट में फेल होने के कारण, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण। अब यह डोप टेस्ट क्या होता है? तो देखिए जो भी खिलाड़ी होते हैं उनका टेस्ट किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने क्या किया हो, मादक पदार्थ लिए हो जैसे अफीम, ये सब इत्यादि, ये सब जो भी चीजें आती है जो क्या करती है, उत्तेजना को बढ़ावा देती है। इन सब चीजों का यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। खिलाड़ी क्या किया है, ड्रग्स तो नहीं लिया है, तो इसमें क्या होगा कि जो गोमती मारी मुथु थी इनका जब डोपिंग टेस्ट किया गया तो इन्होंने ये क्या हो गई, डोप टेस्ट में फेल हो गई। यानी कि इन्होंने क्या किया था, किसी न किसी मादक पदार्थ का सेवन किया था, ड्रग्स लिया था। इस कारण से पर क्या किया गया है, गोमती मारी मुथु पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। और ये क्या है, एक एथलीट है। अब देखिए जो गोमती मारी मुथु है इन्होंने दोहा एशियाई चैंपियनशिप में, दोहा जो कि कतर की राजधानी है, दोहा एशियाई चैंपियनशिप में 800 मीटर में, कितने, 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था। जो आपकी यहाँ पर गोमती मारी मुथु है इन्होंने दोहा एशियाई चैंपियनशिप में 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। अब इनको डोप टेस्ट में फेल होने के कारण यह भी संदिग्ध पाया गया कि हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ हुआ हो। इस कारण से जो यह स्वर्ण पदक है यह भी छीनने के आसार बन रहे हैं, मतलब यह भी इनसे छीना जा सकता है। और एक तो इन पर 4 साल का जुर्माना लगाया गया, यानी प्रतिबंध लगाया गया, और दूसरा स्वर्ण पदक जो इन्होंने जीता वो भी छीना जा सकता है। एक और बात, इन पर 1000 पाउंड, 1000 पाउंड यानी कि 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो अभी हाल ही में एथलीट गोमती मारी मुथु पर एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है, 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। देखिए अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में पाकिस्तान के किस क्रिकेटर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, यानी कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। उनका नाम है शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जो शाहिद अफरीदी है इनका जब टेस्ट हुआ तो इन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। देखिए यहाँ पर जो शाहिद अफरीदी है इनको क्या किया गया, अभी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब देखिए जो शाहिद अफरीदी है इनसे एक और प्रश्न बनता, अभी कुछ दिनों पहले यानी कि 2019 की बात है, दिसंबर लगभग, वहां पर क्या हुआ था कि जो शाहिद अफरीदी है इनकी एक आत्मकथा है, शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है जिसका नाम है गेम चेंजर। गेम चेंजर जैसे जानते भी होंगे जो शाहिद अफरीदी थे एक क्रिकेट में कहीं पर पासा पलट सकते थे, ऐसे खिलाड़ी थे, ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। तो इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है गेम चेंजर। इसका अनावरण किया गया था, मतलब जो गेम चेंजर है इसको क्या किया गया था, इसको लोगों तक पहुंचाया गया था अभी हाल ही में। गेम चेंजर जो है ये किसकी आत्मकथा है, शाहिद अफरीदी की, इतनी बात ध्यान रखिएगा। और जो गेम चेंजर है इसके लेखक कौन है, तो वजाहत एस खान, वजाहत एस खान है। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान में किस क्रिकेटर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, शाहिद अफरीदी को। शाहिद अफरीदी से जुड़ी बात, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, गेम चेंजर। गेम चेंजर के लेखक कौन है, वजाहत एस खान। बात किसकी है, पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो क्रिकेटर इमरान खान। प्रधानमंत्री कौन है, क्रिकेटर इमरान खान है। लेकिन राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है इसके, तो जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, आरिफ अलवी हैं। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को विश्व में
नहरों के देश के नाम से जाना जाता है। मतलब विश्व में सर्वाधिक सिंचाई पाकिस्तान में, विश्व में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पाकिस्तान में होती है। इस कारण से पाकिस्तान को नहरों वाला देश भी कहा जाता है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल को कितना कर्ज दिया है? जो विश्व बैंक है उसने पश्चिम बंगाल को कितना कर्ज दिया है? तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपया कर्ज दिया है। कितना दिया है? 1950 करोड़ रुपया कर्ज में दिया है। अब क्यों दिया है? तो देखिए जो हमारा पश्चिम बंगाल है वहां पर क्या है, कोरोना, आपको सभी लोगों को पता है कि कोरोना से पूरा विश्व इसमें प्रभावित है और वहां पर जो भी कोरोना से संबंधित जितने भी एक्टिविटीज चल रही हैं उन सबको अंजाम देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को पैसा चाहिए और उसके पास पर्याप्त पैसा न होने के कारण उसको विश्व बैंक ने क्या किया है, 1950 करोड़ रुपया ऋण के रूप में दिया है। अब देखिए पश्चिम बंगाल सरकार को दिया गया है किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। क्यों दिया गया? अभी बताया गया कोरोना से संबंधित जो भी एक्टिविटी वहां पर चल रही है, जो भी अभियान चलाया जा रहा है उसमें पैसे खर्च होंगे, जो भी कुछ भी होगा वहां पर जो कुछ भी हो रहा है, जैसे वहां पर लोगों को अस्पतालों में रहने के लिए जो व्यवस्था की जा रही है उसके लिए पैसे चाहिए, इत्यादि कार्य के लिए पैसे चाहिए। तो वहां पर क्या किया गया है, इस कारण से जो विश्व बैंक है उसने क्या किया है, पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए का क्या किया है, ऋण दान किया या ऋण दिया है। अब देखिए बात किसकी हुई है, किसको दिया गया है? पश्चिम बंगाल को। तो पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पर है? कोलकाता है। जो कैपिटल है वो कहाँ पर है? कोलकाता है। अब देखिए इससे ही एक प्रश्न बन जाता है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है वह हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी है। सीएम कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। जो इसके गवर्नर है यानी कि राज्यपाल पश्चिम बंगाल के कौन है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ या धनखड़, ऐसे जो कुछ भी हो ऐसे जगदीप धनखड़ या कहीं पर धनखड़ भी लिखता है। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। किस नदी किनारे? हुगली नदी किनारे। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में सीएम ममता बनर्जी, वर्तमान में गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं, जिन्होंने क्या किया है, कोलकाता की क्या है, जगदीप धनखड़ राज्यपाल है। अब देखिए यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है इसको ऋण किसने दिया है? विश्व बैंक ने। तो विश्व बैंक की भी बात कर लेते हैं। विश्व बैंक को अंग्रेजी में वर्ल्ड बैंक कहते हैं। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वाशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका की राजधानी। तो जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 या 1945 दोनों आ सकता है, दोनों सही है, लेकिन आपको ऑप्शन में एक ही देगा। और एक बार पूछा गया था और उसमें 1944 को सही किया गया था। तो आपसे जब पूछा जाए तो वहां पर क्या होगा? 1944 भी हो सकता है, 1945 भी हो सकता है। जो भी ऑप्शन में रहेगा वही क्या होगा? सही होगा। लेकिन जब भी देगा दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं देगा, एक ही देगा। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 या 1945 में की गई थी। वर्तमान में जो विश्व बैंक है उसके हेड कौन है या उसका अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। डेविड मालपास। तो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस स्थान को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी का शासनादेश जारी हुआ है? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का शासनादेश जारी हुआ है। बनाने का शासनादेश जारी हुआ है। तो यहाँ पर बात हुई है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किससे बनाया जाएगा? तो उसका नाम है गैरसैंण। गैरसैंण। तो एक स्थान है गैरसैंण जिसको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाएगा। तो देखिए उत्तराखंड की जो इस वर्तमान में राजधानी वो क्या है? देहरादून। लेकिन जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाएगा किसे बनाया जाएगा? गैरसैंण को बनाया जाएगा। अब बात किस हुई है? उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, कैपिटल देहरादून।
जो उत्तराखंड के गवर्नर हैं, सॉरी सीएम को पहले देखते हैं। जो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत है। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड के जो गवर्नर है वो कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल है। अब देखिए बात इसको ये उत्तराखंड की बात चल रही है, तो उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। ये अभी प्रश्न कई बार पूछा गया है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अब देखिए फूलों की घाटी की जब बात आए तो एक प्रश्न और घाटी से पूछा जाता है, वह है शांत घाटी। यह पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर है? तो शांत घाटी केरल में। फूलों की घाटी उत्तराखंड, लेकिन शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। अब देखिए बात किसकी? उत्तराखंड की बात चल रही है। तो भारत का ये भी प्रश्न पूछा जाता है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। कब की गई थी? 1936 में इसकी स्थापना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में की गई थी। देखिए ये अभी कई बार पूछा जाता है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका पुराना नाम क्या है? पहले इसका नाम कुछ दूसरा था। तो जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम पूछे, इसकी स्थापना कब की गई? 1936 में की गई। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि इसका पुराना नाम क्या है, तो जब इसके पुराने नाम पर जाएंगे तो इसका पुराना नाम हाइली नेशनल पार्क है। कौन सा? हाइली नेशनल पार्क। हाइली नेशनल पार्क है। अब देखिए जो हाइली नेशनल पार्क है तो इसकी स्थापना कब की गई? जिम कॉर्बेट की 1936 में। लेकिन इसका जब पुराना नाम हाइली नेशनल पार्क है, तो जब इसका नाम हाइली नेशनल पार्क से बदलकर जिम कॉर्बेट किया गया तो कब किया गया? तो हाइली नेशनल पार्क से इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट 1957 में किया गया था। कब किया गया था? 1957 में किया गया था। और एक और प्रश्न है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राष्ट्रीय एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान से कोई एक नदी निकलती है? उसके बीचों बीच से कोई नदी निकलती है। तो भारत का राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। इससे इसके बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि रामगंगा नदी भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से होकर निकलती है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से होकर निकलती है। और यह कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो मुझे विश्वास है बातें आपको समझ में आएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत को 2022 में होने वाले किस महिला एशिया कप की मेजबानी मिली है? तो जो हमारा देश भारत है उसको 2022 में होने वाले किस महिला एशिया कप की मेजबानी मिली है? तो जो महिला एशिया कप की मेजबानी मिली है वो है आपका महिला एशिया फुटबॉल कप। महिला एशिया फुटबॉल कप। तो 2022 में महिला एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी किसे दी गई है? भारत को दी गई है। अब देखिए यह जो मेजबानी भारत को मिली है, कब मिली है? 2022 में भारत क्या करेगा? महिला एशिया फुटबॉल कप का आयोजन करेगा। इससे पहले 1979 में, मतलब 1979 में 42 वर्ष पूर्व या कहें तो 42 वर्ष बाद अब 2022 आई बात समझ में। तो इससे पहले भारत इस कप महिला एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी कर चुका है। कब कर चुका है? 1979 में। आज से 42 मतलब 2022 से 42 वर्ष पहले, 2022 से 42 वर्ष होगा इसको, या ऐसे भी कहें तो 2022 में क्या होगा? मेजबानी भारत करेगा किसकी? महिला एशिया फुटबॉल कप की। कितने वर्ष बाद कर रहा है? तो 42 वर्ष बाद, 42 वर्ष बाद करेगा। 42 वर्ष बाद करेगा। कब? 2022 में। लेकिन पहली बार भारत में इसका आयोजन कब किया गया था? इससे पहले कब किया गया था? तो इससे पहले भारत में इसका आयोजन 1979 में किया गया था। आई बात समझ में। तो 2022 में
महिला एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। इससे पहले भी भारत इसका आयोजन कर चुका है। कब किया था? 1979 में किया था। और उसके बाद 2022 में कितने वर्षों के बाद करने का मौका मिला है? 42 वर्ष बाद मेजबानी करने का मौका मिला है। अच्छा, एक और बात, पहले इसमें 8 टीमें भाग लेती थी। कितने टीमें भाग लेती थी? 8 टीमें भाग लेती थी। लेकिन अब जो 2022 में होगा उसमें 12 टीमें भाग लेंगी। कितनी टीमें भाग लेंगी? 12 टीमें भाग लेंगी। एक और बात, महिला फीफा विश्व कप अंडर 17, महिला महिला फीफा विश्व कप वो भी होगा आपका अंडर 17 की मेजबानी भारत करेगा। कब करेगा? 2021 में, मतलब अगले वर्ष। तो 2021 में महिला फीफा विश्व कप अंडर 17 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। तो 2022 में होने वाले किस महिला एशिया कप के लिए भारत को मेजबानी मिली है? तो महिला एशिया फुटबॉल कप के लिए मिली है। इससे पहले भारत इसकी मेजबानी कर चुका है। कब? 1979 में। इसमें पहले 8 टीमें भाग लेती थी, अब 12 टीमें रहेंगी। एक और बात, महिला फीफा विश्व कप की बात यहाँ पर की जा रही है। महिला फीफा विश्व कप अंडर 17। एक और प्रश्न यहाँ से है कि महिला फीफा विश्व कप अंडर 17 इसकी मेजबानी भी कौन करेगा? भारत करेगा। कब करेगा भारत इसकी मेजबानी? अगले वर्ष करेगा, यानी इससे पहले 2021 में करेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने की योजना बनाई है? तो भारत का पहला राज्य बना है केरल। भारत का पहला राज्य बना है केरल, जिसने अपने राज्य में जो भी बीपीएल धारक हैं, मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनके लिए हाई स्पीड इंटरनेट फ्री में देने की घोषणा की है। किसने की है? केरल ने की है। देखिए जो आपका जो केरल है इसने घोषणा की है, इस जो आपकी योजना चलाई गई है फ्री इंटरनेट, फ्री हाई स्पीड इंटरनेट देने की, इसके तहत 1548 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। मतलब इसकी लागत में कितने करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है? 1548 करोड़ रुपए की लागत का लक्ष्य रखा गया। और इस योजना के तहत लगभग 20,000 परिवारों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा? केरल राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। लागत कितनी है? 1548 करोड़। कितने परिवारों को दिया जाएगा? 20,000 परिवारों को दिया जाएगा। अब देखिए यह फ्री में इंटरनेट देने की योजना केरल सरकार ने क्यों बनाई? तो केरल सरकार ने फ्री में इंटरनेट देने की योजना इस कारण से बनाई, केरल में अभी कुछ दिनों पहले केरल के मल्लीपुरम केरल का एक आपका एक शहर है मल्लीपुरम। वहां पर क्या हुआ था कि 10वीं कक्षा की एक छात्रा थी, जिसने देखिए वर्तमान में इसमें क्या है, कोविड-19 चल रहा है और उसमें क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस अधिक चल रहे हैं, विद्यालय तो बंद ही है। तो इस कारण से मणिपुरम में वहां पर 10वीं क्लास की एक छात्रा थी जो कि ऑनलाइन क्लास को अटेंड न कर पाने के कारण, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे, मोबाइल नहीं थी कि वो क्या करे, ऑनलाइन क्लास करे। इस कारण से उसने क्या कर दिया, आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या कर लेने के कारण जो केरल सरकार है उसने क्या की है कि घोषणा की है कि जो भी गरीब लोग हैं जिनके पास मोबाइल या जो कुछ भी है या न हो, वहां पर क्या किया जाएगा, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको क्या किया जाएगा, फ्री में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। किसने घोषणा की है? केरल ने। क्यों? क्योंकि मणिपुरम में केरल की 10वीं कक्षा की एक छात्रा थी जो क्या कर ली, आत्महत्या कर ली, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड न कर पाने के कारण। अब देखिए एक और बात, जो आपका केरल है यह अभी कुछ दिनों पहले इसने क्या किया था, देखिए जो आपका केरल है ना, इसे
कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी, उसको भी बताना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो केरल है, केरल की बात है, जो केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम, या इसको तिरुवनंतपुरम भी कहा जाता है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम या इसको तिरुवनंतपुरम भी कहा जाता है। केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? पिनराई विजयन या पी विजयन। पिनराई विजयन या पी विजयन। केरल के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर पी विजयन है। अब केरल की गवर्नर कौन है? वर्तमान में केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, वर्तमान में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। अब देखिए केरल की बात आई है, तो केरल में एक घाटी स्थित है जिसको पूछा जाता है शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। केरल से एक और प्रश्न बनता है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। तो अभी हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा है जो गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल परिवारों को फ्री में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन है? केरल है। केरल की बात हुई तो आपको बताया गया केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम है। सीएम पिनराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान कौन है? इसके गवर्नर है। और शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य यह भी पूछा जाता है, और यह कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया है? यानी कि भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कहा जाता है। जो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। इनके पद को कितने साल के लिए और बढ़ा दिया गया, या के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया, यानी इनके पद को कितने वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया? तो 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष का सेवा विस्तार इनको दिया गया है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। देखिए यहाँ पर बात है किसकी? अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। तो अटॉर्नी जनरल इस वर्तमान भारत में कौन है? के वेणुगोपाल। इनके जो इनका कार्यकाल था उसको कितना बढ़ाया गया है? 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। अब जो देखिए महान्यायवादी होता है, यह भी प्रश्न बनता है कि जो के वेणुगोपाल है क्या है? महान्यायवादी है। महान्यायवादी किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया? तो महान्यायवादी का वर्णन कहां पर किया गया? अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 भारत का जो संविधान का आर्टिकल 76 है, वहां पर क्या किया गया है? अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। अब देखिए जो महान्यायवादी होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है, किस नंबर के हैं? 14वें हैं। तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए जो महान्यायवादी होता है इसका कार्यकाल की बात करें, इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसके कार्यकाल की हमारे संविधान में कोई सीमा नहीं दी गई है। मतलब जो महान्यायवादी होता है यह इसके कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है। यह कब तक रह सकता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मतलब राष्ट्रपति को जब तक लगे कि हाँ जो हमारा अटॉर्नी जनरल है या महान्यायवादी है या हमारे देश के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, अभी ये जो भी कार्य कर रहा है वो अच्छे से कर रहा है, अपने पद का उपयोग अच्छे से कर रहा है, तब तक मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही क्या होगा? महान्यायवादी बना रहेगा। तो महान्यायवादी का कार्यकाल सुनिश्चित नहीं है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक राष्ट्रपति को लगता है कि जो महान्यायवादी है यह अपना कार्य ठीक ढंग से कर रहा है तब तक ये महान्यायवादी रहेंगे, वरना जहां ये अपने काम से विचलित हुए राष्ट्रपति क्या कर देगा? इनको हटा देगा। आई बात समझ में? और एक और बात, महान्यायवादी से प्रश्न बनता है कि महान्यायवादी अपना त्याग पत्र किसे देता है? किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न थे ये आज के एक बार समाप्त होते हैं। हमारी जो क्लास है एक बार होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।